Assalamu alaikum. Dear students, we will continue now our fluid mechanics lectures. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 2 वीक्स ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और साथ में कुछ हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके लिए हम जब हम बात करते हैं, दिस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। फिजिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप मैकेनिक्स के उसके अंदर आपने देखा था। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम जो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स होता है, अगर वो फ्लूइड्स रेस्ट में हो या मोशन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लेक है, वो लेक आर्टिफिशियल है, वो लेक नेचुरल है, तो उसके अंदर नॉर्मली जो फ्लूइड होता है वो स्टेशनरी होता है, तो वो एट रेस्ट है। और अगर फ्लूइड्स, अगर हमारे पास कोई चैनल है, वाटर चैनल है, कोई रिवर है, कोई स्ट्रीम है, कोई, या आपके पास कोई नाला है जो कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उस तरह के जो हमारे पास उसमें फ्लूइड जो है वो मोशन में होगा। तो इन सारी कंडीशंस को जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स ही कवर करता है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो उसमें कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं, एंड सम प्रॉपर्टीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड सम प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ कोई माइनर रोल ही प्ले करेंगी। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म फ्लूइड स्टैटिक्स की है। जो फ्लूइड स्टैटिक्स है वो क्या है? वो आप टर्म उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई फ्लूइड स्टेशनरी है। जैसे कि आप सब लोगों के घरों में एक पानी की टैंकी है, उसमें फ्लूइड जो है वो स्टेशनरी स्टोर किया गया है, या कोई लेक है, जैसे कि कोई घड़ा है, कोई जग है, आपके पास फ्लूइड उसमें स्टेशनरी है। तो जब फ्लूइड स्टेशनरी होता है, तो उस वक्त आपके पास फ्लूइड स्टैटिक्स के प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। और हमारे पास जब फ्लूइड स्टैटिक्स की हालत जो जब हम कहते हैं कि इन फ्लूइड स्टैटिक्स, हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन फ्लूइड स्टैटिक्स। जबकि हमारे पास ड्यूरिंग द नॉर्मल फ्लूइड फ्लो, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस वक्त हमें फ्लूइड की डेंसिटी और जो उसकी विस्कोसिटी होगी वो मेजर रोल प्ले कर रही होंगी, कि ये दो पैरामीटर्स ऐसे होंगे कि जो कि आपके फ्लूइड के ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। एज यू ऑलरेडी नो दैट जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं, जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस, तो नॉर्मली हम अज्यूम ये कर रहे होते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं, और जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल हैं। तो जब भी अगर आपके पास कोई फ्लूइड है, अगर वहां पर उसकी कोई कंप्रेसिबिलिटी हो रही है, और वो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो रही है। एप्रिशिएबल का क्या मतलब है? लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपके पास जो गैस है शायद वो भी कंप्रेसिबिलिटी से गुजर नहीं रही। तो अगर कंसीडरेबल चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, तो उस वक्त हम कह रहे हैं कि कोई अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो रही है। तो जब भी अगर कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड के केस में होगी, तो उस वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को भी कंसिडर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। और वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ दोस प्रिंसिपल्स वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इन सीपीपी 2, और उसके अलावा आप डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स 1 में उनको पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब कभी हमारे पास कोई ऐसा फ्लूइड सिस्टम है कि जहां पर हमारे पास जो है, अगर नेगेटिव प्रेशर्स हैं, जैसे कि वैक्यूम है, अगर आपके पास कोई वैक्यूम पंप है आपके जिसमें हम नेगेटिव प्रेशर है, तो नेगेटिव प्रेशर के अंदर जो वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है, इट प्लेज अ मेजर रोल। तो
जैसे कि आप लोग कैविटेशन का चीज कैविटेशन पढ़ेंगे, तो कैविटेशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन पंप्स। ये पंप्स को डैमेज कर देती है। तो उसके अंदर कैविटेशन के अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर और वेपर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हमारे पास उस वक्त जो वेपर प्रेशर है हम उसको बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी मीडियम्स हैं जैसे कि कैपिलरी ट्यूब्स आर वेरी थिन ट्यूब्स, जैसे कि स्ट्रॉ है। आप एक स्ट्रॉ, अगर हमारे पास कोई ऐसा पाइप है जो कि स्ट्रॉ की तरह, इट्स इट्स डायमीटर इज वेरी थिन और उसका जो फ्लो एरिया है वो काफी थिन है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो जो कैपिलरी होती है उसके अंदर हमारे पास जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर अब आपके पास, अगर हमारे पास जो है फ्लूइड पैसेजेस वो स्लो, वो स्मॉल है, और आपके पास जो फ्लो है, फ्लो एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उस वक्त जो है हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होगी ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड्स हैं क्या? फ्लूइड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस दैट आर केपेबल ऑफ फ्लोइंग। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकती है फ्लूइड है। ये एक बड़ी ले मैन की डेफिनेशन है। हम अपने शुरू के लेक्चर्स में हम देख चुके थे कि किस तरीके से हमने फ्लूइड को शियर स्ट्रेस और शियर फोर्सेस की मदद में देखना है, किस तरीके से कि वो ऐसी चीजें जो कि डिफॉर्मिटी जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, हम उनको नॉर्मली फ्लूइड कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं या आपके कंफर्म करते हैं कि जो कंटेनिंग वैसल्स होते हैं उसकी, मिसाल के तौर पर कैसे कि आप देखें, हमने आइस क्यूब्स घर में अगर हम बर्फ जमाते हैं, तो आप बर्फ का पानी, अगर आपके पास जिस तरह की मर्जी के क्यूब शक्ल के होंगे, जैसे और किस्म का रोम्बस है, किसी और किस्म की स्पेसिफिक शेप है, तो आपके पास फ्लूइड हमेशा जो कि वेसल होगा उसी की शेप अख्तियार कर लेगा। आप लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास लेट से कि अगर कोई कोई लेक है वो एस शेप में है, कोई अगर आपके पास टी शेप में है, इट डजेंट मैटर, फ्लूइड ऑलवेज कंफॉर्म टू द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। जब फ्लूइड्स इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वो shear फोर्सेस या टेंजेंशियल फोर्सेस जो होती हैं उनको सस्टेन नहीं कर सकते। हमने फोर्सेस का बैलेंस अपने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से हमने लॉकडाउन से पहले उसको हम कवर कर चुके हैं, किस तरीके से वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है। अम, एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देनी चाहिए कि दुनिया के तमाम फ्लूइड्स, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कुछ ना कुछ कंप्रेसिबल होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लिक्विड्स को हम फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, हम उनके अपने कैलकुलेशंस को स्मूथ बनाने के लिए हम लिक्विड्स को जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बड़े माइन्यूटली या माइक्रोस्कोपिकली उसको अगर हम देखें, तो जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनके पास, तमाम के पास कंप्रेसिबिलिटी होती है। अच्छा, अब अगर आप देखें, हमने लेट्स से कि आपको याद होगा कि हमने अपने जो है सेकंड सेमेस्टर के अंदर पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। उसके अंदर अगर आपके पास लेट्स से कि अगर कुछ सॉलिड्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, आप उनको भी फ्लूइड कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके पास देखिए, अगर आप मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड एयर है तो वो फ्लो कर रहा है, तो इट्स ऑल्सो अ फ्लूइड। तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द पाइप, या अगर कोई पंपिंग हो रही है या आपके पास कोई कोई और प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से प्रेशर चेंजेस आ रही है, तो कोई वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आ रही है, तो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। और जो भी फ्लूइड होंगे उनकी जो निशानी है वो यही है कि दे ऑलवेज ऑफर लिटिल टू नो रेजिस्टेंस। जो है अपने शेप को वो उसको जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, और जब भी आप उनके ऊपर कोई स्ट्रेस लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ये मेजर चीज है कि जो फ्लूइड्स को और सॉलिड्स से डिफरेंशिएट करती है। नॉर्मली हम जो फ्लूइड्स हैं उनको लिक्विड्स और गैसेस में क्लासिफाई करते हैं। मैं ये बात आप लोगों को अपनी लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ कि वैसे तो जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ compressibility occurs in all kind of fluids, लेकिन for practical reasons जो है हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल जानते हैं
और जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल हैं, और इसी तरह हम जो प्रूव्स करते हैं या आप जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उनके अंदर भी हम इसी इसी बेसिक चीज़ को हम यूज़ करते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो डेफिनेट वॉल्यूम्स जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास 1 कप पानी है, उसमें शायद 100 एमएल ऑफ वाटर है, और आप उसको एक एक ऐसे जग में उंडेल देते हैं कि जिस जग के अंदर जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है। तो क्या होगा कि आपके पास वो सिर्फ़ उसके बॉटम में ही, जग के उस बॉटम में ही वो पानी मौजूद रहेगा, और अब लेट्स से कि अगर आप इसी तरह के अगर वही 100 एमएल वाटर आप किसी शीशे की बॉटल में डाल देते हैं जग की बजाय, तो वो उस बॉटल की शेप अख्तियार कर लेगा। तो ये हमारे पास जो भी लिक्विड्स होते हैं, इनका कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, और जो वॉल्यूम होता है, ये वो उस जिस जिस चीज़ में वो मौजूद होते हैं, और वो अपना एक वॉल्यूम जो है वो एक्सर्ट करते हैं, एक वॉल्यूम वो शो कर रहे होते हैं। लेट्स से कि आपके पास अगर हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, आप सीपीटी की लैब में यूज़ कर चुके हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अगर मैं 10 एमएल वो पानी उसके अंदर, या कोई HCl, या मैं H2SO4, मैं वो 10 एमएल मैं अपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालूंगा, तो वो 10 एमएल एक डेफिनेट वॉल्यूम घेरेगा। ये नहीं हो जाएगा कि वो 10 के बजाय 100 एमएल पूरे का पूरा ऑटोमेटिकली हो जाए, नहीं, वो 100 एमएल तक नहीं पहुंच जाएगा। उसने उस अपने जो डेफिनेट वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना है। और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फ्री सर्फेसिस होती हैं, वो सरफेस उसका आपके पास कोई मेंटेन हो रहा होगा, तो सरफेस होगा तो वो रिटेन कर रहा होगा। जबकि गैसेस, उनके यहाँ कुछ मुख्तलिफ काम है। वो क्या है कि जो गैसेस, अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में जब हम गैसेस को फ्लो कराते हैं, इट डजेंट मैटर कि कंटेनर जो है वो 1 लीटर का है, 5 लीटर का है, 50 लीटर का है, जितना बड़ा भी कंटेनर होगा, आपकी जो गैस है वो इजीली स्प्रेड कर जाएगी उस पूरे कंटेनर के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यूनिफॉर्मली अक्रॉस दिस एंटायर कंटेनर। तो वो जनाब वाली, इसीलिए जब हम गैसेस के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं कि भाई आपके पास जो गैस है वो कितना कंटेनर है, उसकी हम बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रेशर गेज है, उसकी मदद से आप देख लेते हैं, अच्छा अब इसके अंदर इतना प्रेशर है, तो हम उसको कह देते हैं कि ठीक है भाई, ये इतना आपके पास उस टाइम गैस की अमाउंट क्या हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आपके पास अगर गैस के कोई सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर में आप उसके कहते हैं 5 लीटर का सिलेंडर है या 10 लीटर का सिलेंडर है, तो आप उस गैस के सिलेंडर को बेसिकली उस कंटेनर के वॉल्यूम के ऊपर हम कर रहे होते हैं, और इसीलिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी तमाम कैलकुलेशन में जहां पर गैसेस के बारे में हम काम कर रहे हैं। वन ऑफ द वेरी बेसिक जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ओल्डेस्ट भी है, इसको एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम ये एफपीएस के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स वी विल बी यूजिंग। तो आपको ऑलरेडी वो बुक्स आप लोगों के पास एक्सेस है उनकी सॉफ्ट में, मैं शेयर कर चुका हूँ, और आप लोगों के साथ वो लिंक्स वगैरह, अगर आप लोगों के पास अभी भी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की, तो यू शुड गो टू योर एलएमएस अकाउंट एंड यू शुड चेक आउट ऑल दोज बुक्स। तो मैंने अपना जो है गूगल ड्राइव के लिंक्स तो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से वो बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अ, हमारे पास ये जो डिपेंड करेगा कि हम अमेरिकन राइटर्स की बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो मोस्टली हम सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई यूनिट्स में हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी हमारे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम के ऊपर कैलकुलेशन हो रही होती है, तो उनको भी हम यूज़ कर रहे होंगे। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं वो लेंथ, फोर्स एंड टाइम, और इन फंडामेंटल डायमेंशंस के अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स ड्राइव किए जाते हैं, वो लेंथ के लिए फुट है, प्रेशर के लिए आप जो है, या फोर्स के लिए, बेसिकली हम फोर्स के लिए हम पाउंड फोर्स यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। इन यूनिट्स के अलावा हम तमाम यूनिट्स अगर कोई ड्राइव करना चाहते हैं, तो हम इन फंडामेंटल यूनिट्स को और इन जो है
ड्राइव यूनिट की मदद से हम फर्दर यूनिट्स को इजीली ड्राइव कर सकते हैं। मसलन किस तरीके से, देखिए कि आप जानते हैं कि जी जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट एफपीएस में क्यूबिक फीट है, और ये हमने कैसे किया है कि हमने बेसिकली लेंथ के यूनिट से हमने ये इसको क्यूबिक फीट को वॉल्यूम को के यूनिट को ड्राइव कर लिया है। इसी तरह एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर है, और यूनिट फॉर वर्क इज फीट पाउंड और फीट पाउंड फोर्स। ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो नॉर्मली कभी कभार हम इसको फीट पाउंड या फीट पाउंड फोर्स भी कह देते हैं। इट्स बेटर टू डिफरेंशिएट, आप इसको पाउंड फोर्स ही लिखा करें। लेकिन अगर फीट पाउंड भी है तो ये जो है आप इसको लेंथ का यूनिट मत समझिएगा, आप उसको, वो बेसिकली वर्क का यूनिट ही होगा। इसी तरह जो प्रेशर है उसको आप पाउंड पर फीट स्क्वायर या पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर भी हम ड्राइव कर सकते हैं। इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से एफपीएस सिस्टम में एक यूनिट हम नॉर्मली एशिया में इसको यूज नहीं करते, लेकिन एक और यूनिट है स्लग। स्लग इज पाउंड इनटू सेकंड स्क्वायर पर फीट। तो मैथ्स के लिए ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता रहा है एफपीएस में, लेकिन आजकल हम शायद ही कोई ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे तो जिसके अंदर स्लग को यूज किया गया होगा। इसी तरह एफपीएस के अंदर हम जो टेम्परेचर का यूनिट है वो डिग्री फॉरेनहाइट, या एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर हम इसको डिग्री रैंकिन। तो हम स्केल्स यूनिट्स जो हैं अपने टेम्परेचर स्केल्स, हम किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, हम इसको बहुत तफसील से अपनी सीपीपी 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके मुकाबले में जो एसआई सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उनके यहाँ फंडामेंटल जो डायमेंशन है वो लेंथ और मैस की होती हैं। तो ये मुख्तलिफ है ब्रिटिश सिस्टम से। हमारे पास एसआई सिस्टम में लेंथ, मैस एंड टाइम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इनके अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स होंगे वो आपके लेंथ के मीटर हैं, मैस के किलोग्राम है, और टाइम के सेकेंड। इसी तरह हम जैसे लेंथ का ऐसा सिस्टम है, मीटर है, तो हम उससे वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन को इसी तरह हम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और डेंसिटी को केजी पर क्यूबिक मीटर में हम ड्राइव कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो न्यूटन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। और हमने जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है, बेसिकली इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको हमने ड्राइव किया है। तो फोर्स जो है आपके पास न्यूटन में किस तरीके से, कि हम मैस इन केजी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकेंड, तो हमारे पास जो यूनिट आता है वो 1 न्यूटन होता है, जो कि बेसिकली 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे एसआई सिस्टम के अंदर जो अदर ड्राइव यूनिट्स हैं वो जाउल हो सकता है वर्क के लिए। तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। हम इस यूनिट को एक्सटेंसिवली अपने एनर्जी बैलेंसेस के अंदर यूज कर चुके हैं। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट पास्कल जो है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ऐसा सिस्टम के अंदर, हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। और प्रेशर या स्ट्रेस के लिए आप इसको यूज करते हैं। एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं उनको नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस के अंदर रिपोर्ट करते हैं, और एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर स्केल है इसी सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट के अंदर वो केल्विन होता है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हमारे पास जो क्वांटिटी लेंथ है, डायमेंशन उसकी उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल, और जो यूनिट है उसका मीटर है। इसी तरह मैस एम उसकी डायमेंशन है, और आप इसको यूनिट किलोग्राम है। टाइम का डायमेंशन टी है, यूनिट उसके सेकंड है। टेम्परेचर के लिए हम जो डायमेंशन है वो थीटा है, और जो यूनिट है उसका केल्विन है। आप लोग ये जो डिटेल से फिजिक्स में भी ऑलरेडी यूनिट्स पढ़ चुके हैं, शायद आपने और किसी सब्जेक्ट के अंदर भी ये ऑलरेडी पढ़े हो। हम इसको रिवाइज कर रहे हैं
कि एट द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उनमें ये यूनिट्स यूज हो रहे होंगे। ये कुछ मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशंस और उनके ऐसा यूनिट्स इस चार्ट के अंदर अवेलेबल हैं। तो एरिया की जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर है, उसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम, उसकी जो डायमेंशन है वो एल क्यूब है, और उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। वेलोसिटी डायमेंशन इज कैपिटल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और उसको जो यूनिट है उसका मीटर्स पर सेकेंड। डेंसिटी के जो डायमेंशन हैं वो एम ओवर एल क्यूब, और केजी पर क्यूबिक मीटर उसका यूनिट है। प्रेशर एम ओवर एल टी स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल उसका यूनिट है। फॉर वर्क डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसको हम जो है जो न्यूटन मीटर या जाउल से इसको हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर पावर डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर पर टी क्यूब, और उसका जो यूनिट है वो जाउल्स पर सेकेंड या वॉट है। फॉर विस्कोसिटी वी हैव एम ओवर एल टी, और इसको हम जो इसका ऐसा यूनिट है, हम इसको डिफाइन करने के लिए न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से। फ्लो रेट के लिए जो डायमेंशन है वो एल क्यूब ओवर टी, और इसको हम क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ we shall study some of the most important fluid properties जो कि फ्लूइड फ्लो बिहेवियर पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं। डेंसिटी आप लोग ऑलरेडी बहुत बेहतर जानते हैं, डेंसिटी को आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप मेजर भी कर चुके हैं, डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है। तो इट इज ए मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मैस, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। आप उसको फॉर्मूले की हालत में लिख सकते हैं, डेंसिटी यानी कि उसकी जो ये ग्रीक नोटेशन है रो इज इक्वल टू मैस ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसी तरह इसको अगर आप इसको किसी चीज से जो है उसकी नोटेशन जो है एम ओवर वी, और एसआई सिस्टम के अंदर जो डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सी इज calculated and it is considered 1000 kg per cubic meter. स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आपको याद होगा, हमने एक्सटेंसिवली स्टीम टेबल्स में बहुत ज्यादा यूज किया था स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज द रेशियो ऑफ द फ्लूइड्स वॉल्यूम टू इट्स मैस, यानी कि जो आपकी फ्लूइड की डेंसिटी होती है अगर आप उसको इन्वर्स कर दें, तो जैसे कि आपको पता है डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर आपका फ्लूइड के वॉल्यूम को मैस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसी को हमने फॉर्मूले की हालत में आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसको हम जो है अगर आप इसको नोटेशन इसको बनाना चाहें तो v ओवर m या 1 ओवर रो या रो इनवर्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज रेसिप्रोकल टू डेंसिटी, और ये एक्सप्रेस किया जाता है नॉर्मली क्यूबिक मीटर्स पर केजी में। आपको याद होगा कि हम स्टीम टेबल्स में हम जो थी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स पर केजी के अंदर हमारे पास गिवन होता था, और जैसे कि आपको पता है कि स्टीम इज ऑल्सो गैस, तो ये कॉमनली जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम गैसेस के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक वेट एक चीज और हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी है, तो उसका नाम है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड जो होता है वो उसका वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यानी कि आपको पता है कि वेट जो है वो बेसिकली फोर्स भी है, तो अगर आप उस वेट को वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, वेट यानी कि फोर्स, आपको पता है W इज इक्वल टू एम जी, जो वेट है वो बेसिकली इट्स ऑल्सो फोर्स, W इज इक्वल टू एम जी। अगर आपके पास कोई फ्लूइड है और उसका जो वेट है W इज इक्वल टू एम जी, आप अगर उसको उस फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे तो जो चीज आपको हासिल होगी वो स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड होगी।
न्यूमेरिक इसको जो है हम फॉर्मूले की हालत में कैसे इसको लिखते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ W इज इक्वल टू एम जी, तो मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, m मास ऑफ द फ्लूइड और g को मैंने एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसको अगर हम फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय g, और m ओवर v इंटू जी। और आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय जी, और दिस इज एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स। गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया जाता है उसको हम उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट से कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड्स के लिए आप लोगों ने देख लिया कि लिक्विड्स के लिए किस तरीके से हमने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया है, लेकिन फॉर गैसेस इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैपिटल आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी। ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहां पर पी का मतलब है एब्सोल्यूट प्रेशर, वी का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट वेट, पी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और आर का मतलब है गैस कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने यहाँ पर, दिस इज जस्ट नॉट सम ऑर्डिनरी गैस कांस्टेंट। आपको पता है ऑलरेडी हमने सीपीपी 2 के अंदर हमने डिफरेंट गैस कांस्टेंट्स देखे थे, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उनकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो आपके पास जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की हम जब गैस कांस्टेंट की बात करते हैं उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। ये जो आर है, बेसिकली दिस आर इज अ पर्टिकुलर गैस कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो आपके पास अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज, लेट्स से अगर हम मीथेन है, मीथेन का कोई पर्टिकुलर गैस कांस्टेंट जो होगा उस आर को उस मीथेन के लिए या इथेन के लिए या प्रोपेन के लिए गैस के लिए, या आपके पास एयर एज अ गैस है उसका आपको गैस कांस्टेंट पर्टिकुलर स्पीशीज गैस कांस्टेंट उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को उस गैस के मोलर वेट पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उस स्पीशीज का, उस चीज का, उस गैस का आपके पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आ जाएगा। और जो W है ऑलरेडी हम इसको 1/v के साथ हम उसको जो है लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हम जो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड स्पेसिफिक वेट W फॉर गैसेस होगी वो P ओवर RT हो जाएगी। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमारे पास, जैसे कि आपको देख चुके थे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। आपको थोड़ा रिवाइज कीजिए कि हमने इसको लिखा था रो मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये रो है, अगर आपके पास वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है, और जो आपकी जी यानी कि एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो 9.81 मीटर पर सेकेंड है, तो जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होगा वो 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग शायद जो है मिल्क के एक्सपेरिमेंट्स में सीपीटी में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे पास, बेसिकली ये एक रेशियो है, दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस। और इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड टेकन एज अ स्टैंडर्ड। तो आपने जिस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी हो, आप उसका वेट ले लेते हैं और उस वेट को आप इक्वेट कर लेते हैं किसी इक्वल वॉल्यूम के साथ। तो नॉर्मली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज करते हैं इस पर। तो आपके पास लिक्विड होगा, वो जितना वॉल्यूम घेरेगा उतना मैस के साथ आप उसके साथ डिवाइड करके ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, जस्ट फॉर रिवीजन। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नॉर्मली जो हम जो लिक्विड्स हैं, रेफरेंस लिक्विड्स हैं, वो वाटर होता है नॉर्मली,
एट 20 डिग्री सी, लेकिन वाटर ये कौन सा होगा, एट 20 डिग्री सी। इसलिए अब नेक्स्ट टाइम जब आपने लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर को देखना है तो आप लोग देखिएगा उसके ऊपर लिखा होगा 20 या 25 डिग्री सी, उस पे वो उसके ऊपर वो लिखा होगा टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को मोस्ट एक्यूरेट करना चाहते हैं तो इसलिए जो ये टेम्परेचर है ये इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपके पास उसके अंदर कोई वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज जो है, अगर माइन्यूट सी चेंज है उसको भी आप उसको देख सकें। जो अगर आप गैसेस के लिए भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं, गैसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के लिए जो रेफरेंस फ्लूइड यूज किया जाता है उसको एयर यूज की जाती है। लिक्विड्स के केस में वाटर यूज करते हैं एट 20 डिग्री सी स्टैंडर्ड, और गैसेस के केसेस में हम जो है ऐसी एयर यूज करते हैं जो कि फ्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन हो, एट 0 डिग्री सी एंड 101.3 kPa प्रेशर, उसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और इसको अगर हम फर्दर इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो बड़ा बेसिक है, इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं कि जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि वो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। In an experiment, the weight of 2.5 cubic meter of a certain liquid was found to be 18.75 kilonewtons. Calculate the specific weight W and density of the liquid rho. एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर हमारे पास एक सर्टेन लिक्विड था, वी डोंट नो, इट्स एन अननोन लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। उसका जो हमारे पास वेट, उसका जो है हमारे पास जो वेट था वो जो 2.5 क्यूबिक मीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, और जो उसका वेट था वो 18.75 किलो न्यूटन है। एज यू ऑलरेडी नो, वेट इज अ फोर्स। हमने अब इस इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मालूम करना है। तो जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास वॉल्यूम है 2.5 क्यूबिक मीटर, और वेट जो है हमारे पास 18.75 किलो न्यूटन गिवन है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, ऑलरेडी यू नो, वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड कितना है, 18.75 किलो न्यूटन, और जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है इट्स 2.5 क्यूबिक मीटर। और आप इसको स्पेसिफिक वेट को, जो आपकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो आएगी 7.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब हमें पता है कि स्पेसिफिक जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होता है, और हमें पता है कि स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू 18.75 डिवाइड बाय 2.5 क्यूबिक मीटर। सेम स्लाइड है ये, 7.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है, अगर हम उसको, मैंने वर्क अराउंड कर लिया है डेंसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा, तो आप उसको लिख सकते हैं mass of the liquid is equal to weight over liquid divided by acceleration due to gravity। तो जो mass of the liquid है वो हमारे पास यहाँ से 18.75 किलो न्यूटन, ये वेट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और इन यूनिट्स को हमने जो है आगे फर्दर इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनको हमने, यू ऑलरेडी नो, हमने कन्वर्जन की है। तो हमारे पास जो है उस कन्वर्जन से हमें जो चीज़ें आई हैं हम उसको आगे फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मैश ऑफ द लिक्विड है वो हमारे पास 1911.312 किलोग्राम हमारे पास मैस आ जाएगा। तो जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है, मैस ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मैस ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने 1911.312 kgs, और उसको जब हमने वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो 2.5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे डिवाइड किया है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू
764.525 kgs पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे वंस अगेन मैं आपके साथ ये जो रिकमेंडेड बुक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, यू शुड ऑल हैव दिस बुक्स, इजीली एक्सेसिबल है। मैंने आप लोगों को सॉफ्ट कॉपीज इसकी शेयर कर दी हैं एक गूगल ड्राइव पर। लिंक्स आर अवेलेबल ऑन योर LMS। प्लीज लॉग इन टू योर LMS अकाउंट एंड डाउनलोड दिस बुक्स। तो ये जो बुक्स हैं हम इनको एक्सटेंसिवली यूज करेंगे अपने लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and viewing this lecture. The lecture slides for this lectures are available on your LMS account. ये जो आपके पास ये completely available है। आपकी कोई questions हो, your questions are always welcome. Unfortunately, क्योंकि हम जो है एक different mode use कर रहे हैं, it's not really active class work. So I will be flexible. You can always write me your email. आपकी ईमेल्स वेलकम है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज है या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। कोई सवाल है तो जब हमारी ये रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके लिए आपके पास कुछ स्लॉट्स भी अवेलेबल होंगी। उन स्लॉट्स में फिर हम पूरी क्लास के साथ अवेलेबल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि कुछ ब्रेकअप हो और आपको कुछ क्लियरली सुनाई ना दे। तो आप इंडिविजुअली अगर किसी को सवाल हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। Thank you very much. Allah Hafiz.